Welcome back to the session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is India-China, the making of a border. Second issue is should commercial speech on digital platform be regulated. Third issue is GST 2.0 is a landmark in India tax journey. Let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss India-China relations, current issues and perspectives, historical, cultural, and security issues. Why news? Indian Prime Minister met with Chinese President Xi Jinping, underlined the importance of peace and tranquility on the India-China border for continued development of bilateral relations. Recently, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चाइना विजिट किया। चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग के साथ उनका मीटिंग हुआ और दोनों के बीच इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस के डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर पर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डिस्कशंस किए गए। इंडिया चाइना रिलेशंस हिस्ट्री। इंडिया चाइना रिलेशंस का हिस्ट्री क्या रहा है? इंडिया चाइना रिलेशंस हिस्ट्री डेट बैक टू द सेकंड सेंचुरी BC. द रिलेशनशिप हैज इम्प्रूव्ड थ्रू सेवरल एक्सचेंजेस एंड विजिट्स बाय द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स। इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशंस सेकंड सेंचुरी BC से स्टार्ट होते हैं एंड इन रिलेशंस को इम्प्रूव करने में सेवरल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स के बिटवीन जो विजिट्स हुए हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। द डिटेल्स आर डिस्कस्ड बिलो। इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म। द कॉन्टेक्ट एट द लेवल ऑफ पीपल थ्रू कॉमर्स गॉट अ मोमेंटम विद द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में बुद्धिज्म इंडिया से चाइना पहुंचता है और इसके बाद अ, दोनों कंट्रीज के बिटवीन पीपल टू पीपल ट्रेड काफ़ी बूस्ट होते हैं। रोल ऑफ ट्रेवलर्स। चाइनीज ट्रेवलर्स लाइक फाहियान एंड Zhuangjiang and Indian travelers like Bodhidharma helped in information and cultural exchange between both nations. दोनों कंट्रीज के बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज में ट्रेवलर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाइना के कुछ ट्रेवलर्स सच एज फाहियान एंड Zhuangjiang ने इंडिया ट्रैवल किया था एंड इंडिया से बोधिधर्म ने चाइना ट्रैवल किया था। पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीरियड कामरेडरी इंक्रीज बिटवीन बोथ नेशंस। ब्रिटिश रूल पीरियड के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के बिटवीन कामरेडरी काफ़ी इंक्रीज हुआ। कुछ यहाँ पर इवेंट्स हैं ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग के जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बिटवीन कामरेडरी काफ़ी इंक्रीज हुआ। सच एज कांग यूआई स्टे इन इंडिया इन 1890। 1890 में चाइना के कांग यूई ने इंडिया में स्टे किया था। रविंद्रनाथ टैगोर विजिट टू चाइना इन 1924। 1924 में इंडिया से रविंद्रनाथ टैगोर ने विजिट किया था। सेंडिंग ऑफ एड चाइना मेडिकल मिशन विच इंक्लूडेड डॉक्टर द्वारकानाथ कोंथिस बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 एटसेट्रा। 1938 में चाइना के लिए एड चाइना मेडिकल मिशन सेंड किया गया था। टाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज में क्या क्या चेंजेज आए? द पीरियड ऑफ द 1950s सॉ द हिंदी चीनी भाई भाई फेज विच लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज। 1950s का जो पीरियड रहा है दोनों कंट्रीज के लिए हिंदी चीनी भाई भाई फेज रहा है जिसने दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज को काफ़ी स्ट्रेंथ किया है। इंडिया चाइना रिलेशंस टाइमलाइन। इंडिया और चाइना के रिलेशंस का टाइमलाइन क्या रहा है? इंडिया चाइना रिलेशंस हैव इवॉल्व्ड विद टाइम एंड विटनेस्ड सेवरल अप्स एंड डाउन्स। इंडिया और चाइना के रिलेशंस ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखे गए हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में। 1950 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं। 1954 साइनिंग ऑफ द पंचशील 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इंडिया और चाइना के बिटवीन 1954 में पंचशील 5 प्रिंसिपल्स ऑफ अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस साइन किया जाता है। 1962 बॉर्डर वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन 1962 में बॉर्डर वॉर होता है। इट वाज फॉट ओवर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन अक्साई चीन रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश। 1962 का इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर जो हुआ था ये अक्साई चीन रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से हुआ था। 1976 रीस्टोरेशन ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर 15 ईयर्स। 1962 के बाद 1972 में इट मीन्स अबाउट 15 ईयर्स के आफ्टर
फुल डिप्लोमेटिक टाइज रीस्टोर किए जाते हैं। 1984 साइनिंग ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों कंट्रीज के बिटवीन 1984 में मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रेड साइन किया जाता है। 1986 चाइना कंडेम इंडियाज मूव टू मेक अरुणाचल प्रदेश अ फुल फ्लैग्ड स्टेट। 1986 में इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को फुल फ्लैग्ड स्टेट का स्टेटस गिवन किया था और चाइना ने इसको कंडेम किया था। 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट विच रिसीव चाइनीज क्रिटिसिज्म। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, चाइना ने इसको क्रिटिसाइज किया था। 2005 चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबो सपोर्ट फॉर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिल। 2005 में चाइनीज प्रीमियर वेब जियाबो ने इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो बिड थी उसको सपोर्ट किया था। 2006 रीओपनिंग ऑफ नाथुला पास फॉर ट्रेड, इंडिया और चाइना के बिटवीन ट्रेड को बूस्ट करने के लिए नाथुला पास को रीओपन किया जाता है 2006 में। 2017 टू 2022 चाइनीज इनकर्जन इन डोकलाम, गलवान वैली एंड तवांग। 2017 टू 2022 के बिटवीन डोकलाम, गलवान वैली एंड तवांग रीजन में चाइनीज इनकर्जन्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर ओवरव्यू, India shares 3,488 kilometers of border with China that runs along the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. इंडिया और चाइना के बिटवीन अबाउट 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। इंडिया के मेनली 5 स्टेट सच एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है। टोटल लैंड 3,488 किलोमीटर। बॉर्डर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। स्टेट नॉट फुल्ली डिमार्केटेड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लैरिफिकेशन ऑनगोइंग। इंडिया और चाइना के बिटवीन बॉर्डर फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC क्लैरिफिकेशन अभी भी ऑनगोइंग है। टेरेन रीजन हाई एल्टीट्यूड स्पार्सली पॉपुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर रीजन है वो हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के द्वारा इंडिया चाइना बॉर्डर पर गार्डिंग फोर्स है। बॉर्डर लेंथ बाय स्टेट, इंडिया का कौन सा स्टेट चाइना के साथ कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है? जम्मू एंड कश्मीर 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर, टोटल 3488 किलोमीटर। हम देख सकते हैं कि चाइना के साथ कनेक्ट होने वाला जो स्टेट है, जो सबसे लेंथ बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ, वो जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूटी है, अबाउट 1597 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश है 1126 किलोमीटर, थर्ड नंबर उत्तराखंड, फोर्थ नंबर सिक्किम एंड फिफ्थ नंबर हिमाचल प्रदेश। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना relations have witnessed several border disputes. इंडिया और चाइना के between several border disputes हैं। The Sino-Indian border dispute revolve around the sovereignty of key territories like Aksai Chin and Arunachal Pradesh, complicated by historical colonial influence. Sino-India border dispute, ये जो dispute था वो अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन में कुछ स्पेशल टेरिटरीज की सॉवरेनिटी की वजह से ये क्रिएट हुआ है, जो कि हिस्टोरिकल कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस की वजह से कॉम्प्लिकेट हुआ है। इट मीन साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हिस्टोरिकल कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। द डिस्प्यूट इमर्ज फ्रॉम अनक्लियर हिस्टोरिकल बाउंड्री डिमार्केशन मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड मैक-मोहन लाइन एग्रीमेंट विच चाइना रिपुडिएट्स। साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स ये अनक्लियर हिस्टोरिकल बाउंड्री डिमार्केशन की वजह से इमर्ज हुआ है ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड मैक-मोहन लाइन एग्रीमेंट जो है इसकी वजह से भी ये इमर्ज हुआ है। मैक-मोहन लाइन एग्रीमेंट को चाइना आज भी रिपुडिएट करता है। इट मीन्स वो आज भी इस एग्रीमेंट को फुल्ली तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। द सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर डिस्कस्ड बिलो। बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट, India acknowledged the McMahon Line as the LAC between India and China, while China does not recognize it.
इंडिया मैकमोहन लाइन को एज ए एलओसी एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है, बट चाइना इसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। साइनो इंडियन वॉर 1962, साइनो इंडिया वॉर इमर्ज फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट इन अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। Next, Nathula clashes. The Nathula clashes occurred in 1967 when the PLA attacked Indian post in Sikkim. नाथुला क्लैशेस 1967 के क्लैशेस हैं जो कि सिक्किम के अंदर इंडियन पोस्ट पर पीएलए के अटैक के साथ रेज होते हैं। पीएलए वहाँ की आर्मी है। Doklam issue. The 2017 Doklam standoff was a 73-day military conflict between India and China over the construction of a road by Chinese troops in the disputed Doklam region. डिस्प्यूटेड डोकलाम रीजन के अंदर 2017 में अबाउट 73 डेज के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीजन था वो चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा डोकलाम रीजन के अंदर रोड कंस्ट्रक्ट करना था। गलवान क्लैशेस। Chinese troops invaded Indian territory in the Galwan River Valley in 2020, causing objections to Indian road construction. 2022 में गलवान रिवर वैली के अंदर इंडियन टेरिटरी पर चाइनीज ट्रूप ने इन्वेड किया, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बिटवीन क्लैशेस इमर्ज होते हैं। इट बिकम द फर्स्ट फेडरल कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू साइड्स सिंस 1975। 1975 के बाद ये पहली बार हुआ जब दोनों कंट्रीज के बिटवीन फेडरल कॉन्फ्रंटेशंस हुए। 1975-76 में भी दोनों कंट्रीज के बिटवीन कुछ क्लैशेस हुए थे। यांगसे क्लैश 2022। The Yangtze clashes occurred in Arunachal Pradesh, involving Indian and Chinese troops. Around 300 Chinese troops advanced in Indian outposts. 2022 में दोनों कंट्रीज के बिटवीन यांगसे क्लैश होते हैं और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर ये क्लैश होते हैं जिसमें इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स इन्वॉल्व होते हैं। अराउंड 300 चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन आउटपोस्ट में एंट्री किया। इंडियन चाइना पॉलिटिकल रिलेशंस। India-China relations were established in 1950 when India became the first non-socialist bloc country to establish diplomatic relations with China. इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशनशिप 1950 में एस्टेब्लिश होते हैं। द इंडिया चाइना पॉलिटिकल रिलेशंस ग्रू फर्दर विद हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज एंड इंक्रीज कोऑपरेशन यूजिंग सेवरल मल्टीलैटरल फॉर्म्स। इंडिया एंड चाइना के बिटवीन रिलेशंस हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज से स्टार्ट होते हैं एंड सेवरल मल्टीलैटरल फोरम्स पर दोनों कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे हैं। पंचशील। Five principles of peaceful coexistence were formally outlined in the 1952 इंडिया-चाइना एग्रीमेंट ऑन तिब्बत। 1954 में इंडिया और चाइना के बिटवीन को एग्जिस्टेंस 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया जाता है। कौन-कौन से प्रोविज़न थे जो पंचशील के अंदर इंक्लूड किए गए थे? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हाई लेवल विजिट्स। डिस्पाइट डिफरेंसेस बोथ कंट्रीज एंगेज एट हाई लेवल रेगुलरली। दोनों कंट्रीज के बिटवीन डिफरेंस होने के बावजूद भी हाई लेवल विजिट्स रेगुलर होते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग हेल्ड देयर फर्स्ट एंड सेकंड इनफॉर्मल समिट्स इन दी वुहान 2018 एंड चेन्नई रिस्पेक्टिवली। इंडिया और चाइना के बिटवीन स्पेशली इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग के बीच फर्स्ट एंड सेकंड इनफॉर्मल समिट्स होते रहे हैं। 2018 में दोनों लीडर्स के बीच में वुहान में समिट हुआ। 2019 में चेन्नई के अंदर दोनों का मीटिंग हुआ। डायलॉग मैकेनिज्म। ओवर 30 डायलॉग मैकेनिज्म एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना कवरिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, कॉन्सुलर मैटर्स एंड रीजनल एंड ग्लोबल इशूज। इंडिया और चाइना के बिटवीन अबाउट 30 डायलॉग मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इन डायलॉग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इशूज सच एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, कॉन्सुलर मैटर्स एंड रीजनल एंड ग्लोबल इशूज को डिस्कस किया जाता है। इंडिया चाइना मल्टीलैटरल रिलेशंस। ब्रिक्स। ब्रिक्स, which stand for Brazil, Russia, India, China, and South Africa, is an informal grouping of emerging economies. India and China are among its founding members. ब्रिक्स जो कि 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है सच एज ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है
और इंडिया और चाइना दोनों ही इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। SCO Shanghai Cooperation Organization is an intergovernmental organization established in 2001 with founding members Russia and China. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में रसिया एंड चाइना के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया joined SCO in 2017 and since then remained an important contributor। 2017 में इंडिया SCO को ज्वाइन करता है और तब से लेकर अब तक ये SCO के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर के तौर पर वर्क करता रहा है। G20 G20 is an intergovernmental forum for international economic cooperation। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए G20 एक इंटर गवर्नमेंटल इम्पोर्टेंट फोरम है। इंडिया एंड चाइना हैव कोऑपरेटेड इन द प्रोग्रेस ऑफ द G20। G20 के प्रोग्रेस में इंडिया और चाइना दोनों ही कोऑपरेट करते रहे हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड बियॉन्ड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया एंड बियॉन्ड रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है। इंडिया एंड चाइना आर इंक्लूडेड अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया और चाइना दोनों ही AIIB के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस India China relations have deep economic engagement due to proximity of both nations and the ability of China to provide cost effective raw material for the production in India। इंडिया एंड चाइना के इकोनॉमिक एंगेजमेंट काफ़ी डीप रहे हैं। इसके मेनली दो रीजन हैं, दोनों कंट्रीज की प्रॉक्सिमिटी एंड सेकंड इंडिया के प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने की चाइना की एबिलिटी। द इकोनॉमिक रिलेशंस आर बेस्ड ऑन ट्रेड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट डायलॉग मैकेनिज्म एटसेट्रा। दोनों कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक रिलेशंस ट्रेड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड डायलॉग मैकेनिज्म के बेस पर है। ट्रेड डेफिसिट इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज ग्रोन विद USD 85.1 बिलियन इन द फिस्कल ईयर 2024। दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एक बिग इशू है। 2024 में अ, अ, चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 85.1 बिलियन डॉलर का रहा है। द डेफिसिट इज ड्यू टू अ नैरो बास्केट ऑफ कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू चाइना एंड मार्केट एक्सेस बैरियर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स एंड IT। इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हाई होने का जो मेन रीजन है वो इंडिया के द्वारा चाइना में लो एक्सपोर्ट सबसे बड़ा रीजन है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैव नॉट कीप पेस विद द ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम। इंडिया और चाइना के बिटवीन म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है जिस रेट से दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। Chinese investment in India decreased by 68.3% in 2021। Indian investment in China declined by 47.4% in 2021। 2021 में इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट 68.3% तक रिड्यूस हुआ। इंडिया का इन्वेस्टमेंट चाइना में 47.4% तक रिड्यूस हुआ। डायलॉग मैकेनिज्म इंडिया एंड चाइना हैव सेवरल डायलॉग मैकेनिज्म फॉर शेपिंग इकोनॉमिक रिलेशंस। दोनों कंट्रीज के बिटवीन इकोनॉमिक रिलेशंस को शेपिंग करने में सेवरल डायलॉग मैकेनिज्म शेयर करते हैं such as joint group on economic relations, science and technology, strategic economic dialogue। India-China cultural relations, religious sites। India constructed a Buddhist temple in Liang, Henan province in China in honor of the Indian monks कश्यप मतंगा एंड धर्मरत्न in 2010। इंडिया ने चाइना के अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया है स्पेशली इंडियन मोंक कश्यप मतंग एंड धर्मरत्न के ओनर में। 2010 में ये बुद्धिस्ट टेम्पल वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। Diaspora as of 2024, Indian diaspora in China is around 56,000 individuals, primarily consisting of medical students and business professionals। 2024 में इंडियन डियास्पोरा चाइना में अराउंड 56 इंडिविजुअल के साथ शो हुआ जिसमें मेडिकल स्टूडेंट बिजनेस प्रोफेशनल्स कंसिस्ट थे। बॉलीवुड मूवीज एंड योगा द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन बॉलीवुड मूवीज लाइक दंगल एंड योगा इन चाइना हैज इम्प्रूव्ड इंडियाज कल्चरल रिलेशंस विद चाइना। इंडियन बॉलीवुड मूवी लाइक दंगल एंड योगा दोनों ने चाइना में काफ़ी पॉपुलरिटी गेन किया हुआ है। इसके वजह से दोनों कंट्रीज के बिटवीन कल्चरल रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एजुकेशन इन 2006 इंडिया एंड चाइना साइंड द एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट गवर्न एजुकेशन कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज।
2006 में इंडिया और चाइना ने एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम EEP साइन किया। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन एजुकेशनल कोऑपरेशन को गवर्न करता है। इंडिया चाइना मिलिट्री रिलेशंस पीस एग्रीमेंट। India and China signed an agreement on the maintenance of peace and transport in 1993, which promoted the peaceful resolution of a border disputes. इंडिया और चाइना के बिटवीन 1993 में पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसने बॉर्डर डिस्प्यूट के पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रमोट किया। Military exercise. India and China also conduct a hand-in-hand exercise which aims to enhance interoperability between the two armies, particularly in counter-terrorism operations. इंडिया और चाइना दोनों ही हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कंडक्ट करते रहे हैं, जिनका मेन एम दोनों कंट्रीज के आर्मीज के बिटवीन इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना रहा है, पर्टिकुलरली काउंटर टेररिज्म सेक्टर में। इंडिया चाइना रिलेशंस चैलेंज। इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशंस की बिफोर क्या-क्या चैलेंजेस हैं? टेरिटोरियल डिस्प्यूट। Several territorial disputes in Ladakh, Doklam, Arunachal Pradesh, etc. mainly due to the five finger policy and Salami sledging strategy of China. इंडिया और चाइना के बिटवीन कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली लद्दाख, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर। और ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं मेनली चाइना की फाइव फिंगर पॉलिसी एंड सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी की वजह से हैं। फाइव फिंगर पॉलिसी, it regards Tibet as China's right-hand palm with five fingers on its periphery. Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, and the Northeast Frontier Agency, now known as Arunachal Pradesh, which China considers its responsibility to liberate. Uh, चाइना तिब्बत को राइट हैंड पाम के तौर पर देखता है। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश इस राइट हैंड के फिंगर के तौर पर ये डेजिग्नेट करता है। और चाइना इन सभी फाइव फिंगर्स को लिबरेट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। Huge trade imbalance. India has the largest trade deficit with China. India's trade deficit with China has been increasing and reaching $85.1 billion in the fiscal year of 2024. इंडिया और चाइना के बिटवीन ट्रेड इम्बैलेंस से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। इंडिया चाइना के साथ लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट फेस करता है। 2024 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $85.1 बिलियन तक रीच हुआ। String of Pearls. It is a Chinese strategy to encircle India through a chain of military and commercial facilities on land and sea. स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये एक चाइनीज स्ट्रेटेजी है इंडिया को चेन ऑफ मिलिट्री एंड कॉमर्शियल फैसिलिटीज के थ्रू एनसर्कल करने का। इट मीन्स इंडिया चाइना चाहता है कि लैंड एंड सी के थ्रू कॉमर्शियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करके एंड चेन ऑफ मिलिट्री के थ्रू इंडिया को एनसर्कल किया जाए। नेकलेस ऑफ डायमंड इज इंडिया काउंटर स्ट्रेटेजी टू चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी लॉन्च किया था। Incursion in the Indian Ocean. Chinese interference in the Indian Ocean region and spying on India using vessels like Yuan Wang have led to security concern for India. इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज इंटरफेरेंस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। वहाँ से इंडिया को चाइना स्पाइंग कर रहा है, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न रेज करता है। वाटर सिक्योरिटी। China's plan to build the world's largest dam, the Yarlung Tsangpo Dam on the Brahmaputra, have raised concern about the flow of water in rural riparian countries such as India and Bangladesh. चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम इस्टेब्लिश कर रहा है, यालुंग सांगपो डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। इस डैम ने लोअर रिपेरियन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी कंसर्न रेज किए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशन विद चाइना। इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर स्टेबल होते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? नंबर वन, एनहांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी। De-escalation would prevent future clashes and allow resources to be diverted to development priorities. दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर पर अगर de-escalation होता है तो फ्यूचर क्लैशेस प्रिवेंट हो सकते हैं और दोनों ही कंट्रीज रिसोर्सेज को डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। नंबर टू, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। A stable relationship between India and China is crucial as China is India's largest trading partner and third largest export market. इंडिया और चाइना के स्टेबल रिलेशनशिप बहुत ही क्रूशल है बिकॉज चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में आता है एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट
के तौर पर इसको देखा जाता है। टू थर्ड ऑफ इंडिया टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स सोर्स फ्रॉम चाइना। इंडिया के टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में से टू थर्ड चाइना से सोर्स किए जाते हैं। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी। Cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of transboundary rivers to secure India's hydroelectric potential. ट्रांस बॉर्डर रिवर्स से रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए चाइना के साथ कोऑपरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमें सिक्योर करना है। बोथ कंट्रीज आर मेजर इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल इन द एशिया। दियर कॉपरेशन वुड इंक्रीज दियर बार्गेनिंग पावर टू अवॉइड एशियन प्रीमियम। दोनों ही कंट्रीज एशिया में ऑयल इंपोर्टर रहे हैं और दोनों कंट्रीज का कॉपरेशन एशियन प्रीमियम को अवॉइड करने के लिए बार्गेनिंग पावर को दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। चाइना कंट्रोल अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन। रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन का अगर देखा जाए तो ग्लोबली 90% जो कंट्रोल है वो चाइना का कंट्रोल है इस तरह के प्रोडक्शन में। मोर देन 80% ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। दे आर क्रूशियल टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 80% से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स चाइना से हमें इंपोर्ट करना होता है और सोलर मॉड्यूल्स एंड सेल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए क्रूशियल हैं सच एज रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नंबर फोर, जियो पॉलिटिकल लिवरेज। फॉर इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप चाइना सपोर्ट इज नेसेसरी। इंडिया के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबरशिप टेकिंग करने के लिए चाइना का सपोर्ट नेसेसरी है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एनहांस इंडियाज क्रेडिबिलिटी लीड टू इट्स बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। इंडिया अगर चाइना के साथ डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेता है तो इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी एनहांस होगी जो यूएनएससी में परमानेंट सीट के बिड को लीड कर सकती है। नंबर में काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस। वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया एंड चाइना का एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना एंड इंडिया कैन चैलेंज वेस्टर्न हेजेमोनी पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स इन आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन। चाइना और इंडिया दोनों ही वेस्टर्न हेजीमोनी को चैलेंज कर सकते हैं। आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ एंड यूएन के अंदर रिफॉर्म्स को पुश कर सकते हैं। इट कुड promote a balance of power within Asia and can deter aggressive policies by West। एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को प्रमोट कर सकते हैं। वेस्ट के द्वारा जो भी एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो की जा रही है उन्हें डेटर कर सकते हैं दोनों ही कंट्रीज। हाउ इंडिया चाइना रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव। इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। नंबर वन, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज कंटिन्यूअस डिप्लोमेटिक डायलॉग विद चाइना टू प्रिवेंट फ्यूचर एस्केलेशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू सॉलिडिफाई द एग्रीमेंट रीच्ड। इंडिया को चाहिए कि वो यूएस के साथ कंटिन्यूअस अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्ट्रेंथन करे और फ्यूचर एस्केलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया और चाइना को दोनों के बिटवीन डायलॉग इनिशिएट करने होंगे। दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको साइड करना होगा। नंबर ऑफ एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडिया को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करना होगा, बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हमें एनहांस करना होगा। इंडिया शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू सपोर्ट ट्रूप मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन। इंडिया को ट्रूप्स मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए, सप्लाई लाइन्स को सपोर्ट करने के लिए, बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। Number three, transparency and consensus-based decisions. There is a need for greater transparency from the government and need to broad consensus with opposition on China policy. इंडिया को चाहिए कि चाइना पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसपेरेंसी शो करना होगा एंड ओपोजिशन लीडर्स के साथ ब्रॉड कॉन्सेंसस इसको मेक करने होंगे स्पेशली चाइना के रिगार्डिंग। Number four, respect consistent position. India's consistent position is that the maintenance of peace and tranquility on border areas is a prerequisite for the development of our ties, which needs to be conveyed with China. इंडिया का जो कंसिस्टेंट पोजीशन है वो ये है कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज को डेवलप करने के जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है वो बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करना है। उसके बाद ही दोनों कंट्रीज के बीच टाइज को डेवलप किया जा सकता है बेटर तरीके से। While challenges persist due to China's assertive policies, strategic preparedness is crucial for securing India's interest and ensuring regional balance in Asia. चाइना की असर्टिव पॉलिसीज के
वजह से चैलेंज अभी भी कंटिन्यू बने हुए हैं और इंडिया को अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए, रीजनल बैलेंस मेंटेन करते हुए एशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशंस मेकिंग करने होंगे। This is PYQ related to this article. China is using its economic relations and positive trade surplus as tool to develop a potential military power status in Asia. In the light of this statement, discuss its impact on India as its neighbor. What is Supreme Court verdict on a misuse of free speech? How free is free speech in India? इंडिया के अंदर फ्री स्पीच का राइट कितना फ्री है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। Why news? The Supreme Court said social media influencers commercialize free speech and their comments had the capacity to hurt sentiments in a diverse society, which includes persons with disabilities, women, children, senior citizens, and minorities. Recently, Supreme Court ने कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फ्री स्पीच के राइट को कॉमर्शलाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सोसाइटी के वेरियस पीपल के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जो भी कमेंट पोस्ट किए जाते हैं, उन कमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिसेबल पर्सन्स, वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन एंड माइनॉरिटीज की फीलिंग को कहीं न कहीं हर्ट कर सकते हैं। It said union government to work on guidelines to regulate content on social media including online shows such as podcast. सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस रिलीज की जाएँ, सच एज़ ऑनलाइन शो, सच एज़ पॉडकास्ट के अंदर जिस तरह से बैड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और इस बैड लैंग्वेज का इम्पैक्ट वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, माइनॉरिटी एंड डिसेबिलिटीज पर्सन्स के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। The data comes at a time when nearly 491 million Indians are active on social media. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर अबाउट 491 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 5 करोड़ लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, हाईलाइटिंग द चैलेंज ऑफ सेफ गार्डिंग फ्री एक्सप्रेशन वाइल साइमल्टेनियसली प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल डिग्निटी। फ्री एक्सप्रेशन के सेफ गार्ड को यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज किया है। इट मीन्स यहाँ पर जो पीपल को फ्री एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करने की कोशिश की है। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द राइट ऑफ फ्री स्पीच डज नॉट एनकम्पास स्पीच मेड प्योरली फॉर कॉमर्शियल पर्पज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट ऑफ फ्री स्पीच जो मिला हुआ है, इसके अंडर कॉमर्शियल पर्पज के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। व्हेन यू आर कॉमर्शलाइजिंग फ्री स्पीच यू शुड आल्सो हियर bear in mind not to hurt the sentiment of certain sections of the society। जब आप फ्री स्पीच को कॉमर्शलाइज करते हो तो उस टाइम पर आपके माइंड में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस फ्री स्पीच की वजह से सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। When can limits be imposed on free speech? फ्री स्पीच पर लिमिट्स कब इम्पोज की जा सकती हैं? फ्री स्पीच का जो राइट हम लोगों को मिला हुआ है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कब-कब इसको लिमिट किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री स्पीच ओनली ऑन 8 नैरोली डिफाइंड ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19(2)। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(2) के अंदर कुछ डिफाइंड ग्राउंड के बेस पर फ्री स्पीच पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा परमिट किए गए हैं, such as sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, contempt of court, defamation and incitement to offenses। अगर कोई भी इससे रिलेटेड थ्रेट क्रिएट होता है देन फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 66A of the Information Technology Act 2000। Section 66A of India's ID Act 2000 was a law that criminalized sending offensive or grossly annoying messages through a computer or a communication device। सेक्शन 66A ऑफ आईडी एक्ट 2000 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू अगर कोई भी ऑफेंसिव और ग्रॉसली एनोइंग मैसेज सेंड किया जाता है तो उस मैसेज को क्रिमिनलाइज मैसेज के रूप में जाना जाएगा। Stood down in 2015 in the case of Shreya Singhal versus Union of India, the Supreme Court stood down Section 66A of the Information Technology Act 2000। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट में सेक्शन 66 ऑफ आईडी एक्ट 2000 को स्टे डाउन कर दिया by saying that war grounds such as annoyance, insult or hatred cannot justify the criminalization of speech।
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एनवेंस, इंसल्ट और हेटर्ड ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच को जस्टिफाई नहीं कर सकता। The ruling affirmed that speech which offends, shock, or disturb remains constitutionally protected and that restrictions on free speech must satisfy the test of reasonableness under Article 92. How social media is regulated in India? इंडिया के अंदर सोशल मीडिया किस तरह से रेगुलेट किया जाता है? इंडिया रेगुलेट सोशल मीडिया थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 and the associated intermediary guidelines and digital media ethics code ID rule 2021. Key regulations and law. Number of information technology Act 2000 ID Act 2000. This foundational law provide the legal framework for online regulation. ऑनलाइन रेगुलेशन के लिए लीगल फ्रेमवर्क ये फाउंडेशनल लॉ प्रोवाइड कराता है। सेक्शन 69A grant the power to government to block content that threaten the security of the nation, public order or friendly relation with the foreign state. सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंदर गवर्नमेंट को किसी भी ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर दी गई है जो कंट्री की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन को थ्रेटन करता है। सेक्शन 79 इट प्रोवाइड सेफ हार्बर और प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ फॉर इंटरमीडिएट एज लॉन्ग एज द कंप्लाई विद गवर्नेंस रिक्वेस्ट एंड रिमोट अनलॉफुल कंटेंट। आईडी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी इंटरमीडिएट जो गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करेंगे या उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे, देन उन्हें सेफ हार्बर प्रोवाइड कराया जाएगा एंड लाइबिलिटी से इन्हें प्रोटेक्शन गिवन किया जाएगा। नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 ID Rule 2021 were introduced to extend regulatory oversight to social media, intermediary, digital news media, and OTT platform. ID Rule 2021 सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल न्यूज मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। कंटेंट मॉडरेशन प्लेटफॉर्म मस्ट टेक स्टेप टू प्रोहिबिट एंड रिमूव प्रोहिबिटेड कंटेंट दैट थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी, प्रोमोट्स टेररिज्म और इज ऑब्ससीन। सभी प्लेटफॉर्म के लिए ये मैंडेट कर दिया कि वो ऐसे कंटेंट जो प्रोहिबिट किया जा चुका है उसको रिमूव करें और ऐसा कंटेंट जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, ऐसे कंटेंट को इमीडिएटली रिमूव किया जाना चाहिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल a three level system mandate grievance officers to resolve user complaint within a specific time frame. ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पर 3 लेवल सिस्टम मैंडेट किया गया सो दैट कंप्लेन को रिजॉल्व किया जा सके। Fact checking unit. The government can order a platform to remove content identified as fake or misleading by government appointed fact check unit. गवर्नमेंट अपॉइंटेड फैक्ट चेक यूनिट के द्वारा अगर किसी कंटेंट को फेक डिक्लेयर कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट को रिमूव करने के लिए ऑर्डर गिवन कर सकता है। नंबर 3 इंडियन पैनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता 2023। दिस क्रिमिनल लॉ ऑल्सो अप्लाइड टू कंटेंट शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट शेयर किया जाता है उससे रिलेटेड आईपीसी एंड बीएनएस 2023 के अंदर भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं। ऑफेंस कवर्ड इट इंक्लूडेड प्रोविजंस व्हिच एड्रेस इश्यूज लाइक डिफेमेशन, promoting enmity between groups, insulting religious belief and other criminal offenses. बीएनएस के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो डिफेमेशन से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। ग्रुप्स के बीच में अगर एनमिटी को प्रमोट किया जाता है, रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट किया जाता है एंड अदर क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड प्रोविजंस या इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बीएनएस के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑनलाइन। पोक्सो एक्ट हार्मफुल एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को ऑनलाइन प्रोहिबिट करता है और चिल्ड्रन को मेनली ये प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट ऑफ फ्री स्पीच। राइट ऑफ फ्री स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा है इससे पहले? Months before, Supreme Court said the fundamental right to free speech through poetry, theater, stand-up comedy and satire must be cherished. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री स्पीच का जो फंडामेंटल मिला हुआ है, फ्री स्पीच थ्रू पोएट्री, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडी एंड सैटायर, ये इसको चैरिट किया जाना चाहिए। इट सेड फ्री स्पीच वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्थी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हेल्थी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए फ्री स्पीच एक इंटीग्रल पार्ट होता है। अ पर्सन्स व्यू कैन नॉट बी साइलेंट मेरिली बिकॉज द मेजॉरिटी डज नॉट लाइक द साउंड ऑफ देम। किसी भी पर्सन के व्यू को ओनली इसलिए साइलेंस नहीं किया जाता क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्री स्पीच? फ्री स्पीच का मीनिंग क्या है?
Free speech is the ability to think and speak freely and to obtain information from others through publication and public decisions without fear of retribution, restrictions or reper- repressions by the government. फ्री स्पीच का मीनिंग है कि किसी भी पर्सन को अगर थिंक करने के एंड स्पीक करने की फ्री स्पीक करने की थिंक करने की अगर एबिलिटी मिल जाती है और पब्लिकेशन से पब्लिक डिस्कोर्स से उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का राइट मिल जाता है विदाउट फियर, देन इट इज नोन एज फ्री स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर मिला हुआ है। आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) of the constitution give right to freedom of speech and expression. These aspects are included in article 19(1)(a): right to information, right to criticize, freedom of press, freedom of commercial speech, right to broadcast, right to expression beyond national boundary, right not to speak or right to silence. Essential element of article 19(1)(a): freedom of speech and expression is available only to a citizen of India and not to foreign nationals. 19(1)(a) के अंडर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है ये ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है, फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है। इट इंक्लूड द राइट टू एक्सप्रेस one's view and opinion at any issue through any medium, for example by words of mouth, printing, writing, picture, films, movie। आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर जो राइट टू एक्सप्रेशन मिला हुआ है इस एक्सप्रेशन को हम किसी भी मीडियम के थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ, प्रिंटिंग, राइटिंग, पिक्चर, फिल्म, मूवी के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर इम्पोज कर सकती है। आर्टिकल 19(2) आर्टिकल 19(2) इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) 19(1)(a) जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। Article 19 to impose reasonable restrictions in the interest of sovereignty and integrity of India, security of its state, friendly relation with foreign states, public disorder, public order, decency or morality, or in relation to content of court, defamation or incitement to an offense. Significance of Article 19(1)(a): आर्टिकल 19(1)(a) का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, सोसाइटल गुड के लिए बहुत ही अच्छा है। लिबर्टी टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड आइडियाज विदाउट हिंड्रेंस एंड विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। नंबर टू, सेल्फ डेवलपमेंट। फ्री स्पीच इज इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डेवलपमेंट। रेस्ट्रिक्शंस inhibit our personality and its growth. Number three, democratic value. Freedom of speech is the basis of democratic government. This freedom is essential for the proper functioning of the democratic process as it allowed people to criticize the government in a democracy. Freedom of speech and expression also open up channels of free discussions of issues. Issues पर free discussion के लिए चैनल्स तभी ओपन हो सकते हैं जब पीपल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हो। नंबर फोर, इंश्योर प्लूरलिज्म। Freedom of speech reflect and reinforce pluralism, which ensuring that diversity is validated and promotes the self-esteem of those who follow a particular lifestyle. In this session, we will discuss GST reforms 2022. What will get cheaper and costlier from September 22? Why in which the Union government has suggested GST rate changes that would simplify the GST structure and would also go a long way in reducing the average effective tax rate. यूनियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट में चेंजेस करने के लिए कुछ सजेशंस गिवन किए हैं जिनकी वजह से एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट रिड्यूस होने वाले हैं। व्हाट डिड द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज ऑन रेट्स? रेट्स से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या proposals गिवन किए हैं? In this Independence Day speech, Prime Minister announced a number of reforms, among which was a Deepavali gift or next generation reforms to GST. इस ईयर के इंडिपेंडेंस डे स्पीच के ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी के अंदर कुछ रिफॉर्म करने के लिए अनाउंसमेंट किए और इन रिफॉर्म्स को दीपावली गिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के तौर पर डेजिग्नेट किया। इस तरह से किसी भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अगर गिफ्ट के तौर पर पब्लिक के लिए गिवन किया जाता है तो ये एक डीपली कंसर्न हो सकता है। द गवर्नमेंट हैव proposed reducing the number of slabs in GST and moving most items to the lower rate. गवर्नमेंट ने मेनली यहाँ पर टू प्रोपोजल्स गिवन किए हैं, जीएसटी स्लैब्स के नंबर को रिड्यूस करना एंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स को लोअर रेट स्लैब के अंदर रखना। द जीएसटी करंटली हैज एट लीस्ट 7 डिफरेंट रेट्स। करंट में जीएसटी के अंदर 7 डिफरेंट रेट्स हैं: 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% एंड अ कंपनसेशन सहज
levied on the items in the 28% slab. The union government have proposed to reduce these to 4 7 स्लैब को यहाँ पर 4 स्लैब तक रिड्यूस करने का proposal है गवर्नमेंट का. A rate of less than 1% for the items currently in 0.25% and 3%, 5%, 18% and 40%. अब यहाँ पर 4 स्लैब मेकिंग करने का जो गवर्नमेंट का प्लान है वो 1% है, 5% रहेगा, 18% रहेगा एंड 40% रहेगा. इट मीन्स यहाँ पर 0.25% को रिड्यूस कर दिया जाएगा, 3% का जो स्लैब था उसको हटा दिया गया है एंड 28% स्लैब को भी यहाँ रिमूव कर दिया गया है. यहाँ पर 5%, 18% एंड 40% ये ओल्ड स्लैब थे, बट यहाँ पर 1% का एक न्यू स्लैब ऐड कर दिया गया है. एज पर द प्रोपोजल 99% ऑफ द आइटम्स करंटली इन 12% स्लैब वुड मूव टू 5%. 12% स्लैब के अंदर आने वाले 99% आइटम्स को अब 5% स्लैब के अंदर रखा जाएगा. 90% ऑफ द आइटम इन द 28% स्लैब वुड मूव टू 18%. 28% के अंदर आने वाले 90% आइटम्स को 18% स्लैब के अंदर रखा जाएगा. The remaining item in the 28% slab, mainly sell goods and services such as tobacco, cigarettes, and online gaming, would move to a higher tax rate of 40%. कुछ आइटम्स जो 28% स्लैब के अंडर थे सच एज टोबैको, सिगरेट एंड ऑनलाइन गेमिंग, इन सभी को अब 40% स्लैब के अंदर रखा जाएगा. However, the thrust of the change is to ensure that vast majority of items would be in just the two slabs of 5% and 18%. इन चेंजेस का जो थ्रस्ट रहा है वो ये इंश्योर करना रहा है कि मेजोरिटी ऑफ आइटम्स को टू स्लैब्स 5% एंड 18% के अंदर रखा जाए. व्हाट डज दिस मीन फॉर द कॉमन कंज्यूमर? कॉमन कंज्यूमर के ऊपर इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ड्यू टू दिस जीएसटी रिफॉर्म द एवरेज टैक्स रेट अंडर जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 9.5% बाय 26-27 फ्रॉम अ नेशनल रेट ऑफ 14.4% इन May 2017 एंड 11.6% एज ऑफ September 2019. इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से कंट्री के अंदर एवरेज जीएसटी टैक्स रेट जो रहा है वो 2017 में 14.4% रहा है, 2019 में 11.6% रहा है, बट अब ये 2026-27 के अंडर 9.5% तक टैक्स रेट डिक्रीज हो सकता है. टैक्स ऑन कॉमन गुड्स आइटम्स लाइक सोप, टूथपेस्ट एंड अदर टॉयलेटरीज करंटली टैक्स्ड एट 18% विल बी टैक्स्ड एट 5%. करंट में सोप, टूथपेस्ट एंड अदर टॉयलेटरीज के ऊपर 18% तक का जीएसटी है, बट अब ये 5% टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएगा. कॉमन फूड आइटम सच एज शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस अलॉन्ग विद लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड अप्रेजल लेस देन ₹1000 विल रिमेन इन द 5% ब्रैकेट्स. कुछ कॉमन फूड आइटम सच एज शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस अलॉन्ग विद लाइफ स्टाइल सेविंग ड्रग्स एंड अप्रेजल जिनकी कॉस्ट 1000 से लेस है वो अब 5% ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे. Non-luxury cars, ACs and fridges currently taxed 28% plus a compensation charge are expected to move to 18%. कुछ नॉन लग्जरी कार्स, एसी एंड फ्रिज इनके ऊपर अभी 28% प्लस कंपेंसेशन चार्ज इम्पोज किया जाता था, बट अब ये 18% स्लैब के अंडर आ जाएगा. गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन July 1, 2017 which subsumed multiple indirect tax levied by the state and central government such as VAT, excise duty and service tax. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो 1 जुलाई 2017 में इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था. स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाने वाले मल्टीपल डायरेक्ट टैक्सेस को इसके अंडर सब्ज्यूम किया गया था सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स. GST is a value-added tax that is levied on the supply of goods and services from the manufacturer to the consumer. GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लेवी किया जाता है. इट मीन्स मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं उस पर जीएसटी इम्पोज किया जाता है. इट इज डिजाइन टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट इन इंडिया बाय एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू इंटर-स्टेट ट्रेड. इंडिया के अंदर कॉमन नेशनल मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था और इंटर स्टेट ट्रेड से बैरियर्स को एलिमिनेट करना इसका मेन एम रहा है. मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी के मेन फीचर्स क्या रहे हैं? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड. GST is applicable on supply of goods and services, but in old concept tax applicable on the manufacture of goods or on sale of goods or on provision of services.
जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर ही एप्लीकेबल होता है, पर ओल्ड कंसेप्ट के अंदर क्या था, ये गुड्स के मैन्युफैक्चर पर, गुड्स के सेल्स पर एंड सर्विसेज के प्रोविजन पर अलग अलग यहाँ पर रेट स्ट्रक्चर हुआ करता था टैक्स का। अब इन सभी को सब्ज्यूम करके गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई साइड पर ही जीएसटी इम्पोज किया गया है। Destination based taxation. GST is based on a principle of destination based consumption taxation as against the old principle of origin based taxation. ओल्ड स्ट्रक्चर में जो टैक्सेशन हुआ करता था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन हुआ करता था, बट जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन सिस्टम है। ड्यूअल जीएसटी, इंडिया ड्यूअल जीएसटी विद स्टेट एंड सेंटर साइमल्टेनियसली लेविंग टैक्स ऑन अ कॉमन बेस। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर साइमल्टेनियसली तरीके से टैक्स को लेवी करते हैं। जीएसटी टू बी लेविड बाय द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी एंड दैट टू बी लेविड बाय द स्टेट इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी। सेंट्रल सेंटर के द्वारा जो जीएसटी लेवी किया जाता है उसको सीजीएसटी एंड स्टेट के द्वारा लेवी किए जाने वाले जीएसटी को एस जीएसटी के नाम से जाना जाता है। Import of goods or services would be treated as inter-state supplies and will be known as integrated goods and service tax in addition to the applicable custom duties. गुड्स एंड सर्विसेज का जो अदर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है इस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। इस पर कस्टम ड्यूटीज भी एप्लीकेबल होती हैं। जीएसटी रेट्स टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर लेविड एट रेट टू बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द स्टेट एंड सेंटर। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टैक्स रेट कितना होगा वो स्टेट एंड सेंटर के द्वारा म्यूचुअली एग्रीड किया जाता है। द रेट्स आर फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जितने भी रेट्स फिक्स किए जाते हैं सभी स्लैब के अंदर वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद ही फिक्स किए जाते हैं। इट मीन्स एवरी स्टेट का रोल होता है इन सभी स्लैब्स को डिसाइड करने में, स्लैब्स के अंदर रेट्स क्या क्या होंगे इन सभी को डिसाइड करने में सभी स्टेट का रोल होता है, बिकॉज जीएसटी काउंसिल के अंदर सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मल्टीपल रेट्स। इनिशियली जीएसटी वाज लेविड एट 4 rates, 5%, 12%, 18% and 28%. The schedule or list of items would fall under these multiple slabs are prepared by the GST Council. इन सभी स्लैब के अंदर कौन कौन से आइटम्स होंगे वो सभी आइटम्स जीएसटी काउंसिल के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव बेसिस ऑफ जीएसटी। जीएसटी का लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है? In India, GST bill was first introduced in 2014 through Constitution 122 Amendment Bill. 2014 में जीएसटी बिल पहली बार पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था और इसके लिए 122 अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट मीन जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। GST got an approval in 2016 and was renumbered in the statute by Rajya Sabha as the Constitution 101st Amendment Act 2016. 2016 में जीएसटी को अप्रूवल गिवन किया गया था। इट्स प्रोविजंस सेंट्रल जीएसटी कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। सेंट्रल जीएसटी के अंदर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स इंक्लूड होते हैं। स्टेट जीएसटी के अंदर वैट होता है, लग्जरी टैक्स होता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड होता है। आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। आईजीएसटी कोई टैक्स नहीं है, ये स्टेट और यूनियन टैक्स को कोऑर्डिनेट करने का एक सिस्टम है। आर्टिकल 246A, स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246A के अकॉर्डिंग स्टेट को गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स इम्पोज करने की पावर गिवन की गई है। जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A, टू एडमिनिस्ट्रेट एंड गवर्न जीएसटी। जीएसटी काउंसिल इज फाउंड बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279A के अंदर प्रोविजन किया गया है कि जीएसटी को किस तरह गवर्न किया जाएगा, किस तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल जो फॉर्म की जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म की जाएगी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279A के अंदर प्रोविजन किया गया है। चेयरमैन, जीएसटी के चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मेंबर्स, मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इसके मेंबर होते हैं।
The council is divided in such a way that the center will have one third, it means 33% voting power, and the state have two third, it means 66% voting power. जीएसटी काउंसिल को इस तरह से फॉर्म किया गया है कि यहाँ पर सेंटर को 33% वोटिंग पावर मिला हुआ है, जबकि स्टेट को अबाउट 66% वोटिंग पावर मिला हुआ है। द डिसीजंस आर टेकन बाय द 3/4 मेजोरिटी। डिसीजंस जो भी टेकिंग किए जाते हैं वो 3/4 मेजोरिटी के बेस पर टेकिंग किए जाते हैं। की अचीवमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? राइज नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स का नंबर राइज हुआ है 2018 में, जहां 1.05 करोड़ जीएसटी टैक्स पेयर थे, वहीं 2024 में 1.46 करोड़ जीएसटी टैक्स पेयर इंक्रीज हुए। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, इंक्रीज इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस बाय इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स। की चैलेंजेस, कंसर्न एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, जीएसटी के बिफोर क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पोटेंशियल सॉल्यूशंस उसके क्या क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस, कंसर्न, मल्टीपल टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट आर स्टिल आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी के अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं, वेरियस प्रोडक्ट जो जीएसटी परव्यू के आउटसाइड हैं, सच एज लिकर। टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट हैज रिड्यूस्ड, स्टेट की टैक्सेशन पावर रिड्यूस कर दी गई है। शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट इज नॉट कॉम्पेंसेटेड टाइमली, स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल हुआ है टाइमली उसको सेंटर के द्वारा कम्पेंसेट नहीं किया जाता है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? नीड टू रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, अब ये हो चुका है वैसे तो, टैक्स स्लैब के नंबर को रिड्यूस करने की यहाँ पर नीड है, जो 2025 जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपेंसेटेड ऑन टाइम, स्टेट का जो भी रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको टाइमली कंपेंसेट किया जाना चाहिए। अर्ली ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द बेंचेज ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के जो भी बेंचेज हैं उसको अर्ली ऑपरेशनलाइज किया जाना चाहिए। दिस इज PYQ related to this article. Consider the following statement: cereals, grains, halt, chicken, eggs, cold, fish processed and canned, newspaper containing advertising material। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। PYQ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस इशू। what is are the most likely advantage of implementing GST, GST के implementation के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। यही इसका आंसर है, ओनली वन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।